नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता। आज आपसे बात करूंगी अस्थमा से रिलेटेड कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में। जी हाँ, अस्थमा हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है, जिसमें हमारी श्वास नली में सिकुड़न आ जाती है, जिसकी वजह से सांस का आना जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और आपकी सांस फूलती है। बलगम पैदा होता है, जिसको आपको खकार के बाहर निकालना होता है, जिसकी वजह से खांसी आती है। और ये सब काम करने में आपकी चेस्ट मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से आपको चेस्ट में पेन, हैवीनेस होना एक कॉमन सिम्टम पाया जाता है। लेकिन अस्थमा से जुड़े हुए जो आसपास आपके अस्थमा के पेशेंट हैं या आपके आसपास जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में ये सोचते हैं कि अस्थमा एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब ये होता है कि अगर अस्थमा किसी एक पर्सन को है, तो उनके आसपास रहने वाले सभी लोगों को अस्थमा हो सकता है। लेकिन ये जानकारी एक मिथ है, आप ये कह सकते हैं कि जिन लोगों को अस्थमा है वो उनकी एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, उनकी पर्टिकुलर उन्हीं की बॉडी का रिस्पॉन्स है। ये ज़रूरी नहीं है कि कॉमन कोल्ड, कॉमन कफ की जैसे जैसे किसी एक को कॉमन कोल्ड हुआ तो उसको दूसरे को भी वो कम्युनिकेबल हो जाता है, लेकिन अस्थमा में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अस्थमा के पेशेंट्स के साथ रह सकते हैं और ये प्रॉब्लम किसी और को ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो सबसे कॉमन मिथ जो जनरली लोगों में होता है कि अगर एक पर्सन को अस्थमा है तो उन्हीं को, उनके आसपास रहने वाले लोगों को भी अस्थमा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जी हाँ, इनफैक्ट एस्थमेटिक पेशेंट्स को ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है जिनको कॉमन कोल्ड, कॉमन कफ है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत वीक है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है और अगर ये लोग किसी भी इस तरीके के इन्फेक्शन के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इनकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है। तो ये एक मिथ है कि आप अस्थमा एक दूसरे को ट्रांसफ़र होता है। सेकंड जो मिथ अस्थमेटिक पेशेंट्स में आता है वो ये होता है कि अस्थमेटिक पेशेंट्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते या फिर एक्सरसाइज अगर वो करते हैं तो उनका अस्थमा बढ़ जाता है। लेकिन ये भी एक मिथ है। इनफैक्ट एस्थमेटिक पेशेंट्स को एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब कोई भी पर्सन एक्सरसाइज करता है तो उसका लंग्स एक्सपैंड होता है, यानी कि लंग्स में हवा आती है, उसमें स्पेस आता है और हवा का एक्सचेंज बहुत देर तक इंक्रीज, आप ये कह सकते हैं एक्सचेंज बहुत अच्छे से हो पाता है। अगर एस्थमेटिक पेशेंट्स एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उनको लंग्स में उनकी ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी है और अगर वो एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं तो उनके लंग्स में ऑक्सीजन की ऑलरेडी कमी थी और अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो और भी ज़्यादा कमी होने लग जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि एस्थमेटिक पेशेंट्स को एक्सरसाइज करना है ताकि उनकी लंग कैपेसिटी, उनका लंग वॉल्यूम इंक्रीज हो। लेकिन आपको कोई भी विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोई भी ऐसी स्ट्रेंथन एक्सरसाइज नहीं करनी है जिसमें आप थक जाएं। आपको सारी ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जिसमें आपकी बॉडी इन्वॉल्व हो और बहुत ज़्यादा एक्सर्ट ना हो। जैसे आप बहुत सारे कॉमन प्राणायामा एक्सरसाइजेस या योगा आसनास कर सकते हैं। इससे आपके लंग्स की कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी और आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम भी, आपको उसमें रिज़ाद मिलेगा, आपको उसमें आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉमन सिम्टम है, वो कॉमन मिथ है, वो ये है कि अस्थमेटिक पेशेंट्स को जीवन भर इन्हेलर लेना पड़ेगा ही। अगर उन्होंने एक बार इन्हेलर शुरू कर दिया तो उनका इन्हेलर चलेगा, बिना इन्हेलर वो अपनी कोई भी नॉर्मल लाइफस्टाइल को लीड नहीं कर पाएंगे, अपनी नॉर्मल चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। अगेन, ये आपका सिर्फ रेस्क्यू इन्हेलर है। मतलब अगर आपको अटैक पड़ गया है तो उस समय इमिडिएटली आपको एक्शंस करने के लिए आपको इन्हेलर दिया जाता है, आपको सपोर्ट करने के लिए इन्हेलर दिया जाता है। तो आप ये ना सोचें कि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। तो आप जब अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने लगते हैं, जब आप इम्यूनोमॉड्यूलेटर हर्ब्स लेने लगते हैं, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी कई बार डिस्कस किया है कि अगर आप अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो करते हैं, अपनी एक्सरसाइजेस करते हैं, आप अपने काढ़ास को लेते हो, कुछ इन इन अपने जो डेली लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हो जिससे आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो रही है, तो आपकी अस्थमा की कंडीशन दिन पर दिन बेहतर होती जाती है। और जब बेहतर होने लगी है, आपको कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, तो इन्हेलर को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने का आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती है। बट येस, आपको इन्हेलर्स अपने पास रखने हैं सो दैट अगर ऑल ऑफ अ सडन कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप उससे बच सके। तो एस्थमा
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये एक ट्रीटेबल डिज़ीज़ है। ये एक तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अस्थमा अगर हो गया तो आप उससे ट्रीट नहीं कर पाओगे, आप उसको रेगुलर बेसिस पे आपको मेडिसिन्स लेनी ही पड़ेंगी। अगर आप अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देते हैं और अगर आप अपने खाने-पीने पे ध्यान देते हैं, आप गर्म पानी का उपयोग करते हैं, निदान परिवर्जन मतलब जो भी कॉज़ेज़ हैं, जो भी आपके एलर्जेन्स हैं, जो भी पॉलन ग्रेन्स हो गया, डस्ट है, डर्ट है, इन सब चीज़ों से अगर आप बच रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, मास्क का उपयोग कर रहे हैं, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हैं या उनसे दूरी बना के रख रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपका अस्थमा बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं करेगा। जो कंडीशन है, आप नॉर्मल अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल को लीड कर पाएँगे और अपनी एस्थमेटिक कंडीशन को आप कंट्रोल भी कर पाएँगे।